नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक मनुष्य, हर इंसान अपने जीवन में क्रय विक्रय करता ही है और उस पर वो लाभ हानि तो जरूर उठाता ही है ना। और जब भी कोई वस्तु खरीदने जाता है तो उस पर छपा हुआ अंकित मूल्य को जरूर देखता है या इन सभी चीजों से वो होकर जरूर गुजरता है। आपने भी अपनी दैनिक जीवन में कभी कुछ चीजों को खरीदा होगा या बेचा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से एकदम बेसिक लेवल से पूरा इसके बारे में जानकारी होना भी चाहिए। ठीक है। सो दोस्तों, हमारी वीडियो का आज का जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि लाभ हानि और बट्टा क्या चीज होती है और इन सभी टर्म्स को एकदम बेसिक लेवल से, एकदम उनके जीरो लेवल से उनको समझेंगे और उसके बाद हमें इन सभी सवालों को करेंगे। ये सवाल अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इन सभी टर्म्स को बहुत अच्छे तरह से जाने, इन सभी टर्म्स से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, ताकि आगे जो आने वाले सवाल हैं उन सवालों को आप एकदम अच्छे तरीके से आप उनको परफेक्ट बना सके, उनको एकदम अच्छे तरीके से समझ सके। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये सभी टर्म्स क्या होती हैं और इन सभी टर्म्स को समझना क्यों जरूरी है। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सभी टर्म्स क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानेंगे कि हमारा क्रय मूल्य, जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य क्या होता है? तो जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बाजार में खरीदने जाता है, ठीक है क्या बच्चों, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बाजार में खरीदने जाता है तो जिस मूल्य पर वो उस वस्तु को वो खरीद रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या जिस मूल्य पर वो वस्तु को खरीद रहा है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि राम बाजार गया और बाजार में वो टीवी खरीदने जाता है और 15,000 रुपए का उसने टीवी खरीदा, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों? 15,000 रुपए वहां पर उसका क्रय मूल्य हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करें तो नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, तो जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है और वो अपनी वस्तु को बेचना चाहता है। अब जिस कीमत पर वो उस वस्तु को बेचता है, ठीक है, जिस मूल्य पर वो किसी वस्तु को बेचता है, तो उस बेचे गए मूल्य को हम उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि एक मार्कर है जिसकी कीमत क्या है? 25 रुपए। दुकानदार ने इसे क्या किया? 25 रुपए में किसी ग्राहक को बेचा। तो ये इसका बेचा गया मूल्य क्या है? 25 रुपए, मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम विक्रय मूल्य जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो विक्रय मूल्य क्या? जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक, वहीं पर अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, तो जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप उस पर छपा हुआ मूल्य देखते हैं कि भाई ये वस्तु है कितने की, है ना। हम दुकानदार से पूछने की बजाय हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं कि भाई इस पर कितना प्राइस पर लिखा हुआ है, कितना मार्क जो उस पर जो है लिखा हुआ है, छपा हुआ है, कितना प्राइस है। तो वो उस पर छपा हुआ मूल्य, जो भी वस्तु है उस वस्तु पर छपा हुआ मूल्य जो है हमारा अंकित मूल्य कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या क्या जान लिया? क्रय मूल्य मींस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है लाभ। अब भाई इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान नहीं होगा जो लाभ और हानि को नहीं जानता होगा। एक छोटा सा बच्चा भी है ना, तो आज की दुनिया में लाभ और हानि तो बहुत अच्छे से जानता ही है। ठीक है, तो लाभ क्या होता है? यहाँ पर लाभ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जब भाई कोई वस्तु कम में खरीद कर, क्योंकि लाभ तो दुनिया का हर इंसान कमाना चाहता है ना। सो लाभ क्या होता है? जब कोई वस्तु कम कीमत में खरीदी जाती है और उसे अधिक रूप में बेच दिया जाता है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को 25 रुपए में मैंने खरीदा और 30 रुपए में मैं किसी को बेच दिया, तो यहाँ पर जो मैंने अतिरिक्त रुपए, है ना, अतिरिक्त राशि जो मैंने प्राप्त की, मीन्स 25 रुपए से मैंने 30 रुपए में बेचा है, तो मैंने कितने 5 रुपए यहाँ पर अतिरिक्त राशि प्राप्त की है।
वो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे लिए यहाँ पर लाभ मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक ना बच्चों। सो लाभ क्या हुआ, जहां विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लाभ मतलब प्रॉफिट हो गया। वहीं हानि, तो भाई दुनिया में कभी कभी इंसान को, किसी व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ जाती है ना, लॉस भी होना पड़ जाता है। कि भाई मजबूरन किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर उसे कम में बेचना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कुछ भी कारण हो सकते हैं। मान लो कि उसके बाजार में दाम गिर गए, कीमतें कम हो गई, तो मजबूरन वो ना चाह कर उसे कम कीमत में बेचना चाहता है। ठीक है, तो हानि क्या हुई, लॉस क्या हुआ, कि जहां पर विक्रय मूल्य कम होगा और क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस होगी ज्यादा होगी और विक्रय मूल्य कम होगा, है ना, सेलिंग प्राइस कम होगी। तो हमने कम में ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया, है ना, तो क्या हुआ, ज्यादा कीमत में खरीद कर कम कीमत में हमको बेचना पड़ा, तो वहां पर हमारी हानि होती है, लॉस होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें हानि का मतलब भी पता चल गया। अब बात आती है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स। ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स, ऊपरी व्यय क्या होते हैं बच्चों, भाई जब आप मान लीजिए एक छोटी जगह पर रहते हैं और कहीं बाहर से सामान खरीद कर लाना चाहते हैं। अब बाहर से सामान खरीद कर लाना है, बड़े शहर से सामान खरीद कर लाना है, तो वही क्या होगा कि जब आपने दुकानदार से कोई सामान खरीद लिया, अब खरीदने के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा उसे एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे मान लो आपने उस सामान को ऑटो में चढ़वाया, तो जो हम्माल होते हैं उनको, या मतलब किसी मजदूर को आपने उसका भाड़ा दिया। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि आपने किसी वाहन में रखकर अपनी दुकान पर लेकर आए या अपने स्थान पर लेकर आए, तो उसको जो परिवहन का मीन्स जो भी ऑटो बस जो भी उसका चार्ज लगा, किराया लगा, वो भाड़ा लगा, वो भाड़ा दिया। तो अब आपने उस वस्तु की कीमत के अलावा वहां पर आपने क्या किया है कि अतिरिक्त भाड़ा और दिया है, उस मजदूर को भाड़ा दिया, उस ऑटो ड्राइवर को भाड़ा दिया, है ना, और वो भाड़ा जो होता है हमारी लागत में या क्रय मूल्य में शामिल कर लिया जाता है। तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो हो गए, ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स जो हो गए, वो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस में या लागत में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस या ऊपरी व्यय ये होते हैं। मींस क्रय मूल्य के अलावा, क्या बच्चों, क्रय मूल्य के अलावा, कॉस्ट प्राइस के अलावा भी आपने कोई राशि चुकाई है, तो उसे हम ओवरहेड एक्सपेंसेस मींस ऊपरी व्यय में शामिल कर लेते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट हमारा आता है बट्टा, डिस्काउंट। तो भाई आप, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी सामान खरीदने जाता है तो सबसे पहले बट्टे की बात करता है कि नहीं करता है। बट्टा मीन्स डिस्काउंट, कि भाई डिस्काउंट कितना % मिलेगा, है ना, हमें इसमें कितने % की छूट मिलेगी, है ना। आप कहीं पर भी किसी शॉप पर बुक्स लेने हैं, है ना, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, महिलाएं साड़ी लेने जाए, तो कुछ भी सामान जब कोई भी व्यक्ति कहीं बाजार में खरीदने जाता है तो सबसे पहले डिस्काउंट की बात करता है कि भैया इस पर डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो बट्टा डिस्काउंट। तो जब कोई व्यक्ति या जैसे कोई दुकानदार है अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किस पर, अंकित मूल्य पर, मार्क्ड प्राइस पर 10%, 20%, 25%, 15% की छूट देता है। मींस मान लीजिए कि दुकान पर एक व्यक्ति है और मान लीजिए आप पुस्तक खरीदने गए और पुस्तक की कीमत 100 रुपए है, उस पर 100 रुपए छपा हुआ है, लेकिन दुकानदार आपको वो क्या करता है, 80 रुपए में देता है। 80 रुपए में देता है मतलब आपको 20 रुपए कम देने पड़े। अब जब 20 रुपए कम देने पड़े, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो आपको 20 रुपए की वहां पर छूट दे दी गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारा बट्टा, कि आपको 20 रुपए का वहां पर डिस्काउंट मिल गया है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा बट्टा। अब आता है अगला क्रमिक बट्टा। क्या बच्चों, क्रमिक बट्टा, जिसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, मींस बट्टा तो समझ में आ गया कि एक बार बट्टा मिल गया, क्रमिक बट्टा मतलब क्रम से मिलने वाला बट्टा, है ना। तो क्रमिक बट्टा में क्या होता है कि भाई दुकानदार ने क्या किया, पहले एक बार डिस्काउंट दे दिया, अब जो अमाउंट बचा था आपको उस बचे हुए अमाउंट पर फिर डिस्काउंट मिल गया।
फिर एक बार और बाकी जो शेष राशि बची थी उस पर डिस्काउंट मिल गया। मतलब बट्टे पे बट्टा, बट्टे पे बट्टा, इस तरह से हमको बार बार बची हुई राशि पर जो डिस्काउंट मिल रहा है कि भाई जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई कोई वस्तु 100 रुपए की थी, ओके, उसका मार्क्ड प्राइस जो था वो 100 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने आपको उसको कितने में बेचा, 80 रुपए में बेचा, तो यहां पर आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अब 20 रुपए का जो डिस्काउंट मिल गया उसके बाद फिर क्या हुआ, आपको उस पर एक बार और बट्टा मिला और अब वो आपको 70 रुपए की हो गई। ठीक है, आपको फिर से एक बार और डिस्काउंट मिल गया यहाँ पर, तो डिस्काउंट मिल गया तो 70 रुपए की हुई, तो अब डिस्काउंट कितना हो गया बच्चों, 10 रुपए और डिस्काउंट मिल गया एक बार और। पहले 20 रुपए डिस्काउंट हो गया था, फिर 10 रुपए का डिस्काउंट और मिल गया। ऐसे करते करते एक बार और आपसे की कुछ भी बात हुई दुकानदार से और उसने आपको वो वस्तु 60 रुपए में दे दी, तो आपको यहाँ पर फिर से डिस्काउंट जो है कितना मिल गया, 10 रुपए मिल गया है। तो इस तरह से क्रमिक बट्टा पहले 20 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 10 रुपए। ठीक है, इस तरह से हमने ये रुपए के रूप में आना है। आपको एक परसेंटेज में भी आपको सवालों में देखने को मिलेगा। इस तरह से क्रमिक बट्टा क्या हुआ, जब शेष राशि पर जो आपको बार बार बट्टा मिल रहा है, क्रम से एक के बाद एक के बाद एक आपको बट्टा मिलता जा रहा है, उसे हम कहते हैं क्रमिक बट्टा। सो डियर फ्रेंड्स, तो ये थे हमारी सारी बेसिक टर्म्स जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, जिनकी हेल्प से आप अपने सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से अब आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए इनके कुछ बेसिक फैक्ट्स को और जानते हैं, उसके बाद हम करेंगे अपने सवालों को। डियर स्टूडेंट्स, विभिन्न टर्म्स को जान लेने के बाद उनसे संबंधित कुछ बेसिक टिप्स को भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो जब सबसे पहले हमारी जो टिप्स आती है, ठीक है, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना। जब भी आपको सवाल में पूछा जाए कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ या कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो उसकी गणना जो है हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर, क्रय मूल्य के आधार पर ही की जाती है, और कोई सा अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के आधार पर यहाँ पर नहीं की जाएगी। जब भी आपसे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करने के लिए कहा जाए, तो आपको क्रय मूल्य के आधार पर, मतलब बटे में आपको क्रय मूल्य लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्या है यहाँ पर, ऊपरी व्यय को, ठीक है, हमने जो भी ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स की बात की कि भाई जो आपकी का क्रय मूल्य था, ठीक है, जो आपकी वस्तु का क्रय मूल्य था, उस वस्तु के अलावा आपने जो भाड़ा दिया है वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में, जो आपने भाड़ा दिया है, उस भाड़े को मीन्स ऊपरी व्यय को आप क्रय मूल्य में या लागत मूल्य में जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर देते हैं, क्रय मूल्य में या लागत मूल्य में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो जो भाड़ा दिया गया है, क्या वो भाड़ा उसके लिए हानि नहीं होगा, है ना, क्या वो अपनी जेब से उसको चुकाएगा, नहीं, वो जो भाड़ा उसने दिया है उस भाड़े को भी उस क्रय मूल्य में जोड़कर वो आपसे या किसी ग्राहक से उसको वसूलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या कर दिया जाता है, ऊपरी व्यय जो होता है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, उनको क्रय मूल्य में लागत मूल्य में जोड़ दिया जाता है, और प्राप्त राशि पर फिर उसके बाद जो भी राशि टोटल आती है, मान लीजिए कि 100 रुपए की वस्तु थी, उसके ऊपर किराया 20 रुपए लग गया, अब वस्तु जो हो गई 120 रुपए की हो गई भैया, कितने की, अब 120 रुपए की वस्तु हो गई है, मतलब अब आपसे लाभ या हानि की गणना जो करनी होगी वो आप 120 रुपए पर करेंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं प्राप्त राशि पर लाभ हानि की गणना की जाती है। कौन सी राशि पर, प्राप्त राशि पर, मींस ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स को जोड़ने के बाद, ऊपरी व्यय को जोड़ने के बाद जो राशि आपको प्राप्त होगी उस राशि पर लाभ या हानि की गणना की जाएगी। अगला पॉइंट है बट्टा। ठीक है, बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ओके, किस पर दिया जाता है, जो भी डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर, जो मूल्य इस पर छपा हुआ होगा उस छपे हुए मूल्य पर ही आपको डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है जब बट्टा या छूट नहीं दिया गया हो। ठीक है, कभी कभी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर डिस्काउंट अलाउ नहीं होता है, डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, तो उसका मार्क्ड प्राइस ही, उसका अंकित मूल्य ही उसके लिए हमेशा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है।
ठीक है बच्चों, क्या होता है, उसका अंकित मूल्य ही उसका विक्रय मूल्य होता है। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की ओर, और उसके बाद हम जानेंगे सवालों को उनके ट्रिक्स की हेल्प से, और उनको हम एकदम ट्रिक्स की हेल्प से बिल्कुल एकदम सिंपल बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की ओर, और जानते हैं बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कब, जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया हो तब, है ना। तो जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ सवाल में दिया गया है और आपको कहा जाए कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की राशि में से लाभ को घटा देंगे तो आपको क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, और आप इन्हीं की हेल्प से आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे कि भाई लाभ को अगर क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, है ना, कि बच्चों लाभ को अगर आप क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है। ओके, सेकंड फॉर्मूला देखते हैं। फिर अगर आपको मान लीजिए कि विक्रय मूल्य के साथ हानि दी हो, है ना, सवाल के अंदर विक्रय मूल्य के साथ क्या दिया गया, हानि दी गई हो, तो विक्रय मूल्य में अगर हम हानि जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। और अगर वही पूछा जाए कि भाई विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसी हानि को, इस हानि की राशि को इस क्रय मूल्य में से घटा दें तो आपको विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। वही लाभ, तो बच्चों हमने जाना ही था लाभ कब होता है, कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है क्रय मूल्य कम होता है ना। तो ज्यादा राशि में से, विक्रय मूल्य की ज्यादा राशि में से क्रय मूल्य की कम राशि को हम घटा देंगे तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और इन्हीं फॉर्मूलेज को पक्षांतर करके हम दूसरे विक्रय मूल्य का फॉर्मूला या क्रय मूल्य का फॉर्मूला बना सकते हैं। वही हानि का, तो हानि कब होगी दोस्तों, जब क्रय मूल्य कम होगा, सॉरी जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। हानि क्या होगी, क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, इसलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाकर, ठीक है, मीन्स जब कोई राशि, वस्तु, जब कोई वस्तु ज्यादा में खरीदकर कम में बेची जा रही हो तो उसे हम हानि कहते हैं, इसलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाएगा। और अगर बात करें लाभ प्रतिशत की, तो बच्चों लाभ प्रतिशत की तो अभी हमने बात क्या की थी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर निकाले जाएंगे, इसलिए देख लीजिए आप दोनों के भाग में क्रय मूल्य लिखा हुआ है। जब भी लाभ प्रतिशत की बात हो तो लाभ गुणा 100 कीजिए, लाभ में 100 का गुणा कीजिए और क्रय मूल्य से भाग दे दीजिए, आपका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से हानि प्रतिशत, ठीक है, हानि में 100 का गुणा करेंगे और क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, यहाँ पर आपका हानि प्रतिशत आ जाएगा। सो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, और हमें अपने फीडबैक जरूर दें ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।